नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बायोफ्लॉक कल्चर। बायोफ्लॉक पर हम लोगों ने 8 वीडियोस की एक सीरीज़ बनाई थी, उसका ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस बायोफ्लॉक कल्चर की प्रक्रिया और युक्तियों के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो बताने जा रहे हैं बायोफ्लॉक कल्चर की प्रक्रिया के बारे में, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आप एक सूटेबल कल्चर स्पीशीज़ को सेलेक्ट करिए। उसके गुण क्या होने चाहिए? एक तो ये होना चाहिए कि वो फ्लॉक को कंज्यूम कर सके और उसको पचाकर उससे कुछ न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी अवेल कर पाए। तो ऐसी स्पीशीज़ का हम लोग को चुनाव करना है। और दूसरा ये है कि वो ख़राब पानी में यानी कि बिलो पार वाटर क्वालिटी में भी आराम से रह सके। जो सस्पेंशन में सॉलिड्स रहते हैं, अगर उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा भी रहे तो उसे अच्छी तरह से टॉलरेट कर सके। ये वीडियो आपने देखा, ये हमारे यहाँ का है। इसमें बायोफ्लॉक का जो पानी है उसमें मछलियाँ कितनी अच्छी तरह से खाना खा रही हैं, यानी उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऊपर वाली जो दो हमने क्वालिटीज़ बताई उसमें श्रिम्प और तिलापिया बहुत ज़्यादा खरे उतरते हैं, क्योंकि इनमें फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस रहते हैं जिनसे ये जो माइक्रोबियल प्रोटीन है, फ्लॉक है, उसे कंज्यूम करके डाइजेस्ट करके उससे एडवांटेज उठा लेते हैं। तो अगर आप नज़र डालेंगे दुनिया भर में जो भी बायोफ्लॉक कल्चर हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा श्रिम्प, तिलापिया और कार्प्स हो रहे हैं। ये हमारे यहाँ हम लोगों ने तिलापिया भी किया और ये जायंट रिवर प्रॉन भी किया। ये दोनों के रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए क्योंकि ये दोनों फ्लॉक को बहुत अच्छी तरह से कंज्यूम करके उससे बेनिफिट उठाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग तिलापिया के बारे में बात करेंगे, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म तिलापिया यानी गिफ्ट के बारे में। सेकेंड स्टेज जो है वो स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर है। उसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। इसमें 30% क्लोरीन होना चाहिए। इसका जनरल डोज है 20 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी होता है। तो आप ब्लीचिंग पाउडर 20 ग्राम लेके उसे घोल लें और उसमें टैंक में इवनली स्प्रेड कर दें, सब तरफ स्प्रिंकल कर दें। ये वीडियो आपने देखा है, 12,000 लीटर का टैंक है हम लोग के यहाँ, जिसमें हम लोगों ने स्टरलाइज करके पूरे पानी को ब्लीचिंग पाउडर से रखा हुआ है। तीसरा स्टेप है इनोकुलम प्रिपरेशन एंड इनोकुलेशन ऑफ टैंक वाटर। इस सब टॉपिक्स पर हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप लोग उसे देख लीजिए। दोनों पानी से धो तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से इनोकुलम हम लोग ने प्रिपेयर किया है और उसको किस तरह से स्प्रेड कर रहे हैं। ये सारे के ऊपर बढ़िया वीडियो बना हुआ है, आप लोग उसे जाके देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे और वहाँ से देख करके आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। चौथा स्टेप है स्टॉकिंग ऑफ फिश। तो लगभग कभी भी डायरेक्ट मछली जो छोटी आती हैं, सीड्स आते हैं, उन्हें डायरेक्ट आप टैंक में मत डालिए। आप उनकी पहले नर्सरी करिए और नर्सरी करने के बाद आप उसे डालें।
ये 19 नंबर का एक्वेरियम था हमारे यहाँ, जिसमें हम लोगों ने नर्सरी कर रखी है और इससे हम लोग निकाल के बेस्ट बच्चे ग्रेडिंग करके 625 पीस 10,000 लीटर के हिसाब से स्टॉकिंग करते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन शुरू में आप इसी संख्या पर कायम रहिए। फीड जो है वो हमेशा पैलेटाइज फीड ही आपको देना है, दूसरा कोई फीड आप नहीं डालेंगे, नहीं तो बायोफ्लॉक सफलतापूर्वक चलने में बहुत कठिनाई होगी। जब आप पैलेटाइज फीड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता रहता है कि उसमें प्रोटीन कितना है, उस हिसाब से आगे तमाम कैलकुलेशंस होते हैं, ताकि आपको कार्बन सोर्स कितना डालना है, तो वो तभी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे जब आपको स्टैंडर्ड फीड आप मछली को खिलाएंगे। तो अच्छी अच्छी कंपनियां उपलब्ध हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम लोग भी एक स्टैंडर्ड कंपनी का खाना इस्तेमाल करते हैं। इसमें अलग अलग साइज़ के खाने होते हैं और सब में प्रोटीन का परसेंटेज और फैट का परसेंटेज अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से खाना अलग अलग मछली की स्टेज पर, उनकी उम्र के हिसाब से, माउथ साइज़ के हिसाब से उनको दिया जाता है। ये एक चार्ट है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिसको हम लोग पॉन्ड में इस्तेमाल करते हैं, और जब बायोफ्लॉक में इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग उसमें कम कर लेते हैं, थोड़ा सा लगभग आधा कर देते हैं उसको। तो हमेशा नर्सरी करिए, नर्सरी बहुत ज़रूरी है। नर्सरी करके ही आप जो है टैंक में कल्चर करिए। अगला स्टेप है बैलेंस कार्बन नाइट्रोजन रेशियो एज पर टैन और फीड प्रोटीन। तो आप लोग जो है इस पर भी पूरा विस्तृत वीडियो है, आप देखें उसे जा कर के। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का मेंटेन करिए, तभी फ्लॉक बनना शुरू होगा और अमोनिया, टॉक्सिक अमोनिया से राहत मिलेगी। तो ये दो तरह से कैलकुलेट होता है, टोटल अमोनिया नाइट्रोजन से और फीड से। तो आप जिससे भी चाहें उससे कर सकते हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। अगला स्टेप है मॉनिटरिंग फ्लॉक वॉल्यूम टू लेस देन 15 से 20 ml पर लीटर। इसमें आप क्या करेंगे कि फ्लॉक को हम बीच बीच में नापते रहेंगे, उसका भी पूरी प्रक्रिया है। और ये इमॉफ कोन में आप डालिए तो आपको पता लगेगा इस समय रीडिंग लगभग 20 के आसपास है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो एक्सेस फ्लॉक आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान रहे कि बायोफ्लॉक कल्चर में कभी भी स्लज नहीं बनता है। स्लज बनेगा तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, या तो ऑक्सीजन कम है, या तो फिर आपने मछलियाँ ज़्यादा डाल रखी हैं, आप खाना ज़्यादा खिला रहे हैं, एनारोबिक जोन्स बन रहे हैं, ई रोटेशनल जोन्स बन रहे हैं, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है, तो इस सब वजह फ्लॉक सस्पेंशन में नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सब वीडियो विस्तृत है, आप देखें और उन्हें अच्छी तरह से करें। अगला स्टेप है कि पीएच को आपको करेक्ट करना है और एल्कलिनिटी को। ये बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है। जब भी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया काम करता है तो उसमें पीएच और एल्कलिनिटी में बदलाव आता है। और जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें हाइड्रोजन आयन बनते हैं, तो पीएच लगातार गिरता रहता है और एल्कलिनिटी भी खर्च होती है उसमें। नाइट्रोजन का जब टॉक्सिक अमोनिया या नाइट्रोजन कह लीजिए, जब उसको हम लोग लेस हानिकारक नाइट्रेट या माइक्रोबियल एसिमिलेशन जब होता है तो फ्लॉक में बदलते हैं, इन सब में एल्कलिनिटी खर्च होती है। तो एल्कलिनिटी जो है वो लगातार, और पीएच, इसको हमें करेक्ट करते रहना पड़ेगा। तो एक जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि अगर 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन है उसको हमें माइक्रोबियल मास में बदलना है, जैसा कि बायोफ्लॉक में होता है, तो हमें 9.65 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 15.17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4.71 ग्राम डिज़ोल्व ऑक्सीजन, 3.57 ग्राम एल्कलिनिटी, ये खर्च होगी, तब जा कर के जो है अच्छे से आपका माइक्रोबियल मास बनेगा, यानी कि अमोनिया जो है वो फ्लॉक में कन्वर्ट होगा। और पीएच जो है 7 से 8 के बीच में रहे तो अच्छा है। 8 से ऊपर जाएगा तो जो नॉन टॉक्सिक अमोनिया है, अनआयनाइज, वो भी टॉक्सिक हो जाता है।
तो इसलिए 8 के ऊपर pH ना जाने दें। तो आप देखिए कि कितने वेरिएबल्स हैं। इन सब वेरिएबल्स को अगर आप कंट्रोल ठीक से नहीं करेंगे या इनमें किसी भी चीज़ में कमी हो जाएगी तो फिर कैसे जो है माइक्रोबियल मास बनेगा। इसमें सबसे कम मात्रा में अल्कलिनिटी लगती है 3.57 ग्राम। तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। मान लीजिए ये प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो बाकी सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में रहेंगी, तब भी 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन जो है वो माइक्रोबियल मास में नहीं बदल पाएगा या कम बदलेगा, तो सारा सिस्टम गड़बड़ाने लगेगा। तो एल्कलिनिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा सही रखें। एक हम ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट को 6 ग्राम पर 100 ml डालेंगे तो 0.7 से जो है pH बढ़ेगा और एल्कलिनिटी 20 मिलीग्राम पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ेगी। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा है, अगर 15 ग्राम पर 100 ml डालेंगे तो 0.8 और 110 मिलीग्राम पर लीटर से pH और एल्कलिनिटी में बदलाव आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम 0.25 एंड 100, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा कोरोसिव होता है, इसे इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो स्किन पे जल वल सकती है। और आप रिकॉर्ड मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लोगों ने कितना ज़बरदस्त रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। ये जब श्रिम्प कर रहे थे फ्रेश वाटर जायंट रिवर प्रॉन, तो हम लोगों ने जो है इसका pH, TDS, टैन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, फ्लॉक, टेम्परेचर, एल्कलिनिटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, फीड अमाउंट, शुगर, प्रोबायोटिक और रॉ सॉल्ट, इनके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने रोज़ की रोज़ ली थी। अलावा इसके जब हम लोगों ने 7 नवंबर 2019 से तिलापिया की बायोफ्लॉक कल्चर शुरू किया था, वो कल्चर आज भी चल रहा है, ज़ीरो वाटर एक्सचेंज है और उसमें हम लोग कई बार तिलापिया की खेती ले चुके हैं। तो उसका हमारे पास 7 नवंबर 2019 से लेके 24 अप्रैल 2021 तक का पूरा रिकॉर्ड है। एवरी डे 9 पैरामीटर्स ये हम लोगों ने पूरा रिकॉर्ड किया था। तो आप लोग नए हैं तो इस तरह का आप चार्ट ज़रूर बनाएं और सब भरें, इससे आपको सीखने में मदद मिलेगी और आगे जो है आप बायोफ्लॉक कल्चर को बहुत सफलतापूर्वक कर पाएंगे, क्योंकि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही सक्षम हो जाएंगे कि क्या करते हैं तो क्या होता है, उस हिसाब से क्या चीज़ कैसे करनी है, सब आप खुद ही जानेंगे। आपको किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग ये सब काम करें। अगला स्टेप है कि मेंटेन करिए प्रॉपर बायोसिक्योर्ड इन्वायरमेंट, क्योंकि बायोसिक्योर्ड इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। बाहर से कुछ पानी लेना नहीं है और बाहर से न बाहर कुछ छोड़ना है। बाहर से अगर आप पानी लेते भी हैं, क्योंकि जो पानी है वो गर्मी में उड़ता है तो कम होता है, तो आप स्टरलाइज वाटर उसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर ग्रोथ हर 30 दिन में देखिए, जैसे हम लोग भी देखते हैं। ये एक वीडियो देखिए। मछलियाँ इसी तरह से स्वस्थ और डिजीज़ फ्री होनी चाहिए और उनके ग्रोथ प्रॉपर होनी चाहिए। वो आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा और उसी हिसाब से आप अपने फीड कितना देना है वो भी निर्धारित करेंगे। फीड कभी भी ज़्यादा मत दीजिएगा बायोफ्लॉक में। हमेशा जो भी कैलकुलेशन में आ रहा है उससे 10% कम ही दीजिए। आपका बायोफ्लॉक बहुत अच्छा चलेगा। और अगर आप कम खाना थोड़ा सा देंगे तभी तो मछली फ्लॉक खाएगी, तभी तो FCR इम्प्रूव होगा। अगर आप ज़्यादा खाना शुरू में ही डाले रहेंगे तो फिर मछली फीड जो फीड जो रिसाइकिल होता है उसे कैसे खाएगी। एरेशन और प्रॉपर मिक्सिंग हमेशा हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीच बीच में अपने एरेशन पॉइंट्स को साफ़ करते रहिए और देखिए कि प्रॉपर हवा आ रही है। और जो भी आपने डिज़ायर्ड अपना बायोमास सेट कर रखा है उतना जैसे ही हो जाए तो आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए। प्रेफरेबली मिनिमम 300 किलो जो है वो आप 10,000 लीटर में निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे और इसकी संख्या इसका आप ज़्यादा भी इसमें निकाल सकते हैं। तो ये रहे वो 12 पॉइंट जो भी हमने आपको बताए हैं, इन पर आप अमल करें
और इनको लागू करें। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, हम लोग ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहा स्टेप बाय स्टेप, इसे आप करें। अगर आपने इसमें कुछ नया हासिल किया है, सीखा है, आपको अच्छा लगा है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे भी हम लोग अब बायोफ्लॉक सीरीज़ ये हमारी ख़त्म हुई, इसके बाद हम लोग रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम और पॉन्ड एक्वाकल्चर पे वीडियो की सीरीज़ लेकर के आने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में इन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।